नमस्कार, देश की बात में हाजिर है। पहले बार चुनावी दंगल किए आज दिल्ली से गुजरात तक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। दिल्ली एमसीडी में पैसे लेकर टिकट बांटने का आरोप लगा। दिल्ली पुलिस की एंटी करप्शन ब्रांच ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एनसीबी के अनुसार मॉडल टाउन से आप एमएलए अखिलेश त्रिपाठी के पीए शिवशंकर, ओम सिंह और प्रिंस रघुवंशी को गिरफ्तार किया। एनसीबी का दावा है कि ओम सिंह कथित तौर पर विधायक के रिश्तेदार हैं। उधर गुजरात में आपने अपने सूरत ईस्ट के उम्मीदवार कंचन जरीवाला के अपहरण का आरोप लगाया। बाद में उसने जबरन नामांकन वापस लेने का भी आरोप लगाया गया। कंचन जरीवाला ने नामांकन वापस लिया और आपके सूरत ईस्ट से ये उम्मीदवार हैं। आज पुलिस के साथ चुनाव अधिकारी के दफ्तर पहुंचे थे। मनीष सिसोदिया ने चुनाव आयुक्त को चिट्ठी भी लिखी है। केंद्रीय चुनाव आयोग से बीजेपी की शिकायत की कंचन जरीवाला के नामांकन वापस लेने को लेकर ये उन्होंने शिकायत की। और आपको बता दें, इस समय अरविंद केजरीवाल गुजरात में रोड शो कर रहे हैं, वलसाड में हैं, तो वो दृश्य भी आपको दिखाएंगे। और इसी मसले पर, गुजरात के चुनाव के मसले पर ही आगे बढ़ते हैं और आपको बता देते हैं कि राघव चड्ढा जो गुजरात के सह प्रभारी हैं, उन्होंने भी एक वीडियो ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा है कि किस तरह से पुलिस और जो बीजेपी जारीवाला पर दबाव बनाने का आरोप लगा रही है। वो दृश्य अगर हम अपने दर्शकों को दिखा दें, वो वीडियो जो राघव चड्ढा ने ट्वीट किया है और उसके बाद ये वो दृश्य है जिसको राघव चड्ढा ने ट्वीट किया। और उसके बाद आपको बता दें, कंचन जरीवाला का भी एक वीडियो सामने आया है। वो वीडियो जारी कर कंचन जरीवाला ने कहा है कि मेरे पे किसी भी तरह का दबाव नहीं है। उन्होंने कहा है मेरे पे किसी तरह का दबाव नहीं है, मैं अपनी मर्जी से चुनाव नहीं लड़ रहा हूं और मैंने अपना पर्चा वापस ले लिया है। એકસો પૂર્વ વિધાનસભામાંથી આમ આદમી પાર્ટીમાંથી ઉમેદવારી નોંધાવેલી હતી અને પ્રચાર કાર્ય શરૂ કર્યું હતું। મારા પ્રચાર દરમિયાનમાં અમારા વિસ્તારમાં નાગરિક દ્વારા મને વારવાર કહેવામાં આવતું હતું કે તમે રાષ્ટ્ર વિરોધી છો, ગુજરાત વિરોધી છો, પાર્ટીમાંથી ઉમેદવારી કરી છે, એમાં તમને સમર્થન અમે આપીશું નહીં। મારા વિસ્તારમાં લોકોનો આવો પ્રતિભાવ મળતા મારો અંતરાત્મા કકલી ઉઠ્યો હતો અને મેં અંતરાત્માના અવાજ સાંભળી આવી રાષ્ટ્ર વિરોધી અને ગુજરાત વિરોધી પાર્ટીમાંથી ચૂંટણી ના લડવાનું મન બનાવીને મારી ઉમેદવારી પત્ર કોઈ પણ પ્રકારમાં દાગ દબાણ વગર પાછી ખેંચી દીધેલી છે, એવું આપ સૌ મિત્ર મંડળને હું જાણ કરું છું। बात करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ, समय निकालने के लिए। तो अब कंचन जरीवाला का ये बयान सामने आ गया है, बहुत बड़ा धक्का है आप लोगों के लिए, क्योंकि सूरत में आप लोग काफी मेहनत कर रहे थे और अब इन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। ये कह रहे हैं कि खुद इन्होंने अपनी मर्जी से वापस लिया है। निधि जी, आप दशकों से पत्रकारिता कर रही हैं और अब मुझे भी लगभग 1 दशक हो गया कि मैं राजनीति के अंदर हूं। कभी आपने देखा है कि एक मेन पार्टी, देखिए गुजरात का चुनाव आम आदमी पार्टी और भाजपा का चुनाव है, एक मेन पार्टी का उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेता है। देखिए, नामांकन वापस लेती हैं पार्टियां जब कोई बड़े लेवल पे किसी से समझौता होता है। ये तो इंडिपेंडेंट लोग जो दूसरी पार्टियों से बगावत करके आते हैं, फिर उनके नेता उन्हें मना लेते हैं, तो वो लोग अपना नामांकन वापस लेते हैं। उसके अंदर हमने देखा है। अब यहां पे क्या हुआ, एक आदमी इतने सालों से पार्टी में था, पार्टी का प्रचार कर रहा था, उसने प्रचार किया, टिकट मांगा, उसकी पॉपुलैरिटी आई तो पार्टी ने उसको टिकट दिया। जाहिर सी बात है, 15 तारीख को स्क्रूटनी थी जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने कहा कि साहब, इनके जो प्रपोजर हैं, जो इनके प्रस्तावक हैं, उनके जो साइन है वो गलत है। प्रस्तावकों के ऊपर दबाव बनाया गया कि आप कह दो कि ये साइन हमारे नहीं है। आप सोचिए, प्रस्तावकों के ऊपर दबाव बनाया गया और ये कंचन जरीवाल वहां पे लड़े कि नहीं, मेरा नॉमिनेशन सही है, मैं ही उम्मीदवार हूं और मैं चुनाव लड़ूंगा। और उनका नॉमिनेशन काफी लड़ाई झगड़े के बाद आरओ ने एक्सेप्ट किया कि भाई आपकी जो ऑब्जेक्शन है मैं नहीं मानता, इनका नॉमिनेशन ठीक है, मैं लेता हूं। अब जैसे ही आप स्क्रूटनी से बाहर आते हैं, आप गायब हो जाते हैं, आपका परिवार गायब हो जाता है, आप घर पे नहीं होते हो, आपका फोन कोई नहीं उठता, आपके परिवार का कोई आदमी फोन नहीं उठाता।
रात को हम लोग इलेक्शन कमीशन के अंदर और पुलिस एडीजी गुजरात को कंप्लेंट करते हैं कि हमारे उम्मीदवार किडनैप हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अगवा कर लिया है हमारे उम्मीदवार को। फिर क्या होता है? सुबह आज मनीष सिसोदिया इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं दिल्ली में कि हमारा कैंडिडेट कहां है, उसको गुजरात पुलिस क्यों नहीं ढूंढ रही है, उसको अगवा किया हुआ है। तो फिर वो अवतरित होते हैं और सीधा इलेक्शन कमीशन के आरओ ऑफिस के पास 500 पुलिस वाले उनको लेके आ रहे हैं। उनके आसपास 5 लोग कौन है? वो हमारी पार्टी के लोग नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के आइडेंटिफाइड लोग हैं। हमने फोटो गोल धारा करके दिखाया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बीच में ऐसे पकड़ के उनको आरओ दफ्तर में लाया गया। उनसे पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं, वो जवाब नहीं दे रहे, वो रो रहे हैं, वो रोते हुए दिखे और उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया। अब क्या हो रहा है? अब उनके ऊपर दबाव डाल के एक वीडियो बनाया जा रहा है कि भैया नहीं, मैंने अपनी मर्जी से। एक बात बताइए निधि जी, इतने महीनों से वो प्रचार कर रहे थे, तब आम आदमी पार्टी देशद्रोही पार्टी नहीं थी। आज बीजेपी का नैरेटिव उनको क्यों बोलना पड़ रहा है? क्योंकि एक शरीफ आदमी गुजरात में क्या करे, उसके बीवी है, बच्चे हैं, काम धंधा है, ये लोग तो बर्बाद कर देंगे, ये लोग तो सड़क के ऊपर एनकाउंटर कर देंगे। सौरभ, क्या असर क्या होगा इसका? क्योंकि मैं ये खोज रही थी कि भाई क्या इसका असर होना चाहिए, क्योंकि सूरत में आप लोगों ने अच्छा किया। कुछ रिपोर्ट्स ये भी मिल रही थी कि आम आदमी पार्टी अब सूरत और आसपास के इलाकों में ज्यादा कंसंट्रेट कर रही है, क्योंकि जो निकाय चुनाव हुए थे वहां पे आप लोगों ने अच्छा किया था। क्या कुछ ऐसा, और क्या इसका ये असर है कि ये सब हुआ है? निधि जी मैं बताऊं, सूरत जो है बेसिकली पाटीदार आंदोलन का भी एपिसेंटर रहा और इसी कारण जो है 2017 के अंदर जब चुनाव हुए तो पाटीदार आंदोलन का पूरा सपोर्ट जो है पाटीदार समाज ने कांग्रेस को दिया और कांग्रेस की बढ़त भी आपको 2017 में दिखी। मगर पाटीदार लोगों को लगा कि कांग्रेस को इतना समर्थन देने के बावजूद भी कांग्रेस भाजपा को नहीं हटा पाई और उनका मोह भंग हुआ कांग्रेस से, और उनका पूरा समर्थन आम आदमी पार्टी के साथ था। नगर निगम के अंदर आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी जो है सूरत के अंदर बनी और सूरत के अंदर सीटें जीतना तय था। अब ये जो दबाव है ये सिर्फ इस सीट के लिए ही नहीं है निधि जी, ये दबाव हमारे हर कैंडिडेट के ऊपर बनाया जा रहा है कि तू प्रचार मत कर वरना तेरे साथ ये कर देंगे, तू बाहर मत निकल वरना तेरा काम धंधा बंद कर देंगे, तेरा एनकाउंटर करा देंगे, तेरे को किसी केस में फंसा देंगे। आरोप लगा रहे हैं या स्पेसिफिक जानकारी कुछ मिली है आपको अपने? और निधि जी स्पेसिफिक जानकारी है, हर तरीके से डराए धमकाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के नाम से जो है हमारे कैंडिडेट्स को, हमारे समर्थकों को डराया धमकाया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई बन गई। उनके लिए ये समस्या है कि अगर गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी हारी तो इनकी पोल जो है पूरे देश के अंदर जो है वो खुलेगी। और ये इस चीज से घबराए हुए हैं। पूरा का पूरा जो प्रकरण हो रहा है, कभी मनीष सिसोदिया के ऊपर, कभी सत्येंद्र जैन के ऊपर, कभी सीबीआई यहां जा रही है, कभी ईडी यहां जा रही है, कभी इनकम टैक्स जा रहे हैं, पूरे दिन रात हमारे ऊपर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये सारा कारण जो है ये गुजरात के चुनाव है। ठीक है, बस सौरभ आखिरी सवाल एक दिल्ली से जुड़ा हुआ पूछ रही हूँ। जो ये आरोप लगा कि 90 लाख में टिकट दिया जा रहा था, उस पे आप क्या कहेंगे? कांग्रेस ने भी ट्वीट किया है, बम्पर सेल हो रही है, क्या कहेंगे? क्योंकि जो आप लोगों की छवि बनाते हैं आप लोग कि भाई भ्रष्टाचार के नहीं है उस पे लिप्त, तो क्या ये धक्का है? देखिए निधि जी, आम तौर पे तो जो भारतीय जनता पार्टी की एसीबी पहली बताती है और आरोप लगाती है, आगे चल के वो आरोपों के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ी निकलती है, फैब्रिकेशन भी निकलती है, कई गड़बड़ियां निकलती है। मगर मैं ये कहता हूं, अगर ये आरोप के अंदर थोड़ी सी भी सच्चाई की गुंजाइश है तो हम इस तरीके की जांच चाहते हैं कि हो और सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मगर एक बात निधि जी मैं कहना चाहता हूं, इसके अंदर शिकायत ये है कि भाई साहब मैंने 90 लाख पार्टी को दे दिया, मुझे टिकट नहीं मिला, ये बात गलत है। यही है ना? कम से कम एक बात तो साबित है कि आम आदमी पार्टी में पैसे देके टिकट नहीं मिलता। और मैं आपके माध्यम से ये सब टिकटार्थियों को कहना चाहता हूं, सब कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं, भाइयों यहां पे पैसे देकर भी टिकट नहीं मिलता है। पैसे का, टिकट का कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है हमारे कुछ लोग गड़बड़ी करते हों, कुछ इस तरीके के लोग बीच में आ जाते हो जो कहते हो कि भाई तुम्हें टिकट दिला दूंगा, 50 लाख दे दे, 1 करोड़ रुपए दे दे, टिकट मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो कह देंगे ठीक है भाई तेरा पैसा वापस कर देंगे, क्योंकि 2-3 लोगों में से किसी को तो मिलेगी टिकट। तो इससे एक बात साबित होती है कि पैसा देकर टिकट की गारंटी जो है बिल्कुल नहीं है। आप ईमानदारी से मेहनत करोगे, आप पॉपुलर होगे, आपकी विनेबिलिटी होगी, आपके एरिया में अच्छी छवि होगी, तो ही आपका नाम सर्वे में आएगा और तो ही आपको टिकट मिलेगा। पैसे का कोई तरीका नहीं है
कि आप पैसे दे दोगे आम आदमी पार्टी में और टिकट आपको मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। सौरभ भारद्वाज बता रहे थे किस तरह से दिल्ली वाले मामले पर जांच होगी और अगर कुछ से गलती हुई है उस पर कार्रवाई होगी, और गुजरात में जिस तरह से और ऐसे उम्मीदवार हैं उन पर दबाव बनाया जा रहा है, ये सौरभ भारद्वाज का कहना है। हमारे साथ केतन त्रिवेदी मौजूद हैं, डिजिटल एडिटर हैं चित्रलेखा के। त्रिवेदी जी, आप किस तरह से देख रहे हैं पूरा मामला जो गुजरात में हुआ है कांचन जारीवाला का, क्या आंकलन है वहां पर? जी बिल्कुल नीति जी, जो प्रेशर बनाया गया था कल से, कल जब कंचन जरीवाला के नामांकन पर भाजपा ने जब विरोध जताया तो सबसे पहली बात जो ताजुब की बात भी लग रही है सबको कि कांग्रेस ने बचाव किया था आम आदमी पार्टी का। जब नामांकन सही है उस बात का लेके कांग्रेस ने भी बचाव किया था, तो जाहिर तौर से कांग्रेस कहीं ना कहीं चाहती थी कि आम आदमी पार्टी मैदान में रहे। उसकी शायद एक वजह ये हो सकती है कि जो जिस विस्तार से कंचन जरीवाला जी कंटेस्ट कर रहे थे सूरत ईस्ट, उसमें एक राणा समाज का जो काशीराम राणा बीजेपी के बहुत ही कदावर नेता रह चुके हैं प्रदेश में, प्रदेश प्रमुख भी रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसका इलाका है, पुराना इलाका है, और राणा समाज के यहाँ करीबन 50,000 से ज्यादा वोट है। और ये कंचन जरीवाला उसी समुदाय से आते हैं, राणा समुदाय से। तो कहीं ना कहीं भाजपा के मन में भी शायद ये डर था कि जो अरविंद राणा उसके जो भाजपा के कैंडिडेट है उनको भी राणा समुदाय के मत मिलने की उम्मीद है और उसी पे बैंक कर रही है पूरी पार्टी। तो कहीं ना कहीं राणा समुदाय के वोट कंचन जी काटे तो बीजेपी को शायद ये नुकसान हो सकता है, और हो सकता भी था, क्योंकि ये 2002 में यहाँ कांग्रेस भी एक बार जीत चुकी है। तो ऐसा नहीं है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरी तरह से सुरक्षित बैठक थी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कंचन जी को शायद मना लिया गया है, या तो फिर किसी तरह से कंचन जी ने मन बना लिया है कि मुझे नहीं लड़ना है, या तो अपनी कम्युनिटी का प्रेशर हो सकता है या कोई पॉलिटिकल प्रेशर हो सकता है। बिल्कुल, जो आप ये पॉलिटिकल प्रेशर या समाज का दबाव कह रहे हैं वो भी अपने आप में होता है, लेकिन अगर कोई नेता चुनाव चल रहे हैं, पर्चा भरता है और लगातार अपनी कैंपेनिंग कर रहा है और फिर इस तरह से निकलना वो अपने आप में अहम हो जाता है। उसका इस पूरे मामले का असर क्या देख रहे हैं आप गुजरात चुनावों में? क्या संकेत दे रहा है? क्या ये संकेत ये दे रहा है कि बीजेपी थोड़ा घबरा रही है उस जगह पर अगर ये दबाव बनाया गया, और अगर ये जाते भी हैं तो क्या यहाँ पे आम आदमी पार्टी कमजोर पड़ रही है? क्या आंकलन है आपका? नहीं, आम आदमी पार्टी में कमजोर पड़ गई ऐसा कहना मुश्किल है, लेकिन निश्चित तौर से एक जो दबाव है वो पार्टी पे बनेगा। पार्टी की जो कैडर है, अभी तक आपने कैंपेन किया है, इतने लोगों को एक साथ जुड़े हैं, कार्यकर्ताओं को साथ ले आए, और ऐसे में यदि 2-4 कैंडिडेट वापस आ जाते हैं, नामांकन वापस खींच लेते हैं, तो निश्चित तौर पे पार्टी की जो कैडर है उस पर एक प्रकार का एक मनोवैज्ञानिक वो असर पड़ेगा। लोग हतोत्साह हो जाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा लोग, खास करके जो लोग मतलब सिर्फ एक अपनी विजिबिलिटी दिखाने के लिए या सिर्फ एक लड़ने के मकसद से आए हैं, जो सीरियस नहीं है, उन लोगों को मनाने तोड़ने में और पार्टियों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जहां कांग्रेस को लगेगा कि नहीं ये उम्मीदवारों को लेके हमें परेशानी हो सकती है, तो कांग्रेस अपनी तरह से उनको मनाने की कोशिश करेगी। भारतीय जनता पार्टी को जहां लगेगा कि ये बैठक पे ये उम्मीदवार हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी उसको स्पर्धा से हटाने की कोशिश करेगी। तो ये मामला अब जो आ रहा है वो सीट टू सीट एनालिसिस करके बात हो रही है कि कौन सी सीट पे कौन से समुदाय के लोग, कौन सी पार्टी के लोग हमें दिक्कत में ला सकते हैं, चाहे वो अपक्ष से हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी से या कोई और रीजनल पार्टी से हो। क्योंकि ये जो केतन जी, इससे तो आपके आंकलन से तो यही लग रहा है अगर सीट पर सीट की बात हो रही है तो कांटे की टक्कर होने वाली है, उसी की जंग वहां पे चल रही है। कांटे की टक्कर की वजह नीति जी मैं उससे कहूंगा कि ये जो पोटेंशियल डैमेज होगा किसी भी पार्टी को, या तो भारतीय जनता पार्टी को या तो फिर कांग्रेस को, क्योंकि ये पूरा जो थर्ड पॉलिटिकल फैक्टर है वो स्पॉइलिंग है।
वो किसी ना किसी पार्टी के जो प्रोस्पेक्ट है, जीतने के संभावना है, उसको डैमेज कर सकता है। या तो कांग्रेस को कर सकता है या तो भारतीय जनता पार्टी को कर सकता है। वो खुद जीते या ना जीते, लेकिन किसी के जीत की संभावना को वो डैमेज कर सकता है। जी। तो हर एक पार्टी ये देखेगी कि चाहे वो इंडिपेंडेंट हो या फिर और पॉलिटिकल पार्टी से हो, जो कॉन्टेस्ट में ना रहे, तो उनके लिए इतना रास्ता आसान बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए केतन जी, और अपनी बात सामने रखने के लिए, हमें समझाने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद। तो गुजरात के चुनावों से आगे बढ़ते हैं और सीधे हम रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई मैनपुरी सीट पर अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव को चुनाव लड़ा रहे हैं। ये सीट अखिलेश यादव के लिए साख की लड़ाई है और साथ ही परिवार को साथ रखने की चुनौती भी है। एक रिपोर्ट। डिंपल यादव जब सपा उम्मीदवार के तौर पर मैनपुरी लोकसभा सीट से नामांकन करने जा रही थीं, तो सबसे पहले मुलायम सिंह की समाधि पर पहुंची थीं। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। डिंपल के खिलाफ बीजेपी के उम्मीदवार रघुराज शाक्य भी नामांकन से पहले मुलायम सिंह की समाधि में पहुंचे। रघुराज शाक्य पहले सपा से 2 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुके हैं। शिवपाल यादव के बेहद खास रघुराज 2017 में शिवपाल यादव के साथ सपा से अलग हो गए थे। रघुराज शाक्य मुलायम सिंह की समाधि से सीधे शिवपाल यादव का आशीर्वाद देने पहुंचे। निकल रहा था नेताजी का आशीर्वाद, आए निकल रहे थे, बड़े नेता थे और उनका आशीर्वाद लेके आए। और मैं एक से मैंने कहा ना, मैं इटावा से चला, इटावा से सब लोग आशीर्वाद में स्टार्ट हुआ मैनपुरी में, सभी बुजुर्गों से, सभी माताओं से, सभी लोगों करेल से बीच के निकले आए, सबसे आशीर्वाद लेके नहीं, अभी मैंने कहा ना, मैं केवल आशीर्वाद सबसे मांग रहा हूँ, वो सबसे आशीर्वाद मांगने का काम करूंगा जितने हैं मैनपुरी जनता की। मैं तो हसेपाई परिवार से, क्योंकि वो क्षेत्र में हर व्यक्ति से आशीर्वाद लूंगा। इसके बाद डिंपल के नामांकन में ना पहुंचने वाले चाचा शिवपाल को लेकर कयास लगने लगे, कहीं वो अपने खास रहे रघुराज शाक्य को समर्थन ना दे दें। मगर शिवपाल ने अपने खास लोगों की बैठक बुलाई और ऐलान किया कि वो डिंपल यादव को चुनाव लड़ाएंगे और उसकी जिम्मेदारी उन्होंने अपने बेटे आदित्य यादव को दी है। ये फैसला यादव परिवार के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। शिवपाल साथ में है, शिवपाल की राय से ही उम्मीदवार घोषित हुआ है, तो साथ क्यों नहीं होंगे। अब देखना ये होगा कि शिवपाल का ये समर्थन सिर्फ बोलने भर के लिए है या फिर वो जमीन पर प्रचार करते हुए भी दिखेंगे। फिलहाल एक बहुत बड़ी राहत की बात है यादव कुनबे के लिए, क्योंकि ये इस इलेक्शन निर्णय ये भी देता या दे रहा है कि आगे शिवपाल और अखिलेश साथ चलेंगे नहीं चलेंगे। तो शिवपाल ने यह फैसला कर दिया कि फिलहाल मैनपुरी चुनाव के लिए तो अखिलेश के साथ हैं, आगे वो राजनीतिक तौर पर क्या करेंगे, क्या वो अखिलेश यादव के साथ रहेंगे या फिर जो उनका दल है प्रसपा उसका अलायंस बीजेपी के साथ करेंगे, इस पर शिवपाल ने कुछ नहीं कहा है, क्योंकि शिवपाल की करीबी योगी आदित्यनाथ से जग जाहिर है। लेकिन सिर्फ इस चुनाव में यादव परिवार एक साथ एकजुट होकर के नेता मुलायम सिंह यादव की बहू डिंपल यादव को चुनाव जिताने में पूरी मेहनत करेगा। दिल्ली से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। और देश की बात में आगे बात करेंगे श्रद्धा वॉल्कर मामले की, किस तरह से अपने ही जाल में फंसता जा रहा है आपका। श्रद्धा वालकर मर्डर केस में आरोपी ने डिजिटल सबूत सामने आने के बाद जुर्म कबूला है। पुलिस अब आरोपी का नार्को टेस्ट कराना चाहती है। जांच में ये बात भी सामने आई है कि आरोपी आफ्ताब श्रद्धा की हत्या के 1.5 हफ्ते पहले भी उसे मारने की फिराक में था, लेकिन तब श्रद्धा इतनी इमोशनल हो गई थी कि आरोपी ने अपना इरादा बदल लिया। श्रद्धा वालकर की हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से आफ्ताब अमीन पूनावाला की नार्को टेस्ट की इजाजत मांगी है। पुलिस ये टेस्ट इसलिए करवाना चाहती है कि आरोपी श्रद्धा के मोबाइल
वारदात के वक्त उसके कपड़ों, हत्या में प्रयोग किए गए हथियार के बारे में सही जानकारी नहीं दे रहा। साथ ही वो बार बार बयान बदल रहा है। यहाँ तक कि उसने हत्या का राज तब उगला जब उसके सामने डिजिटल सबूत रखे गए। पुलिस ने जांच में पाया कि श्रद्धा वॉलकर के मोबाइल से बैंकिंग एप्लीकेशन से जो आरोपी आफ्ताब है उसके बैंक अकाउंट में 26 मई को 54,000 रुपए ट्रांसफर हुए हैं। जब इस बारे में उससे पूछा गया कि अगर श्रद्धा चली गई थी तो 26 मई को उसके मोबाइल से पैसे कैसे ट्रांसफर हुए, तब वो थोड़ा घबराया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसके अलावा आरोपी श्रद्धा का इंस्टाग्राम अकाउंट भी ऑपरेट करता रहा और उसके दोस्तों से बात करता रहा। ये भी एक अहम सबूत था पुलिस के पास, जिसके बेसिस पर उसने अपना जुर्म कबूल किया। पुलिस आफ्ताब से पूछताछ में मनोरोग विशेषज्ञ का भी सहारा ले रही है। आफ्ताब ने पूछताछ में बताया कि उसने श्रद्धा की हत्या के 10 दिन पहले भी उसका गला घोंटने की कोशिश की थी, लेकिन तब वो रोने लगी थी। अगर वो इमोशनल नहीं होती तो वो उसे मार देता। पुलिस के मुताबिक महरौली के जंगल में शरीर के पिछले हिस्से के 10 अवशेष मिले हैं। श्रद्धा के पिता के डीएनए और इन अवशेषों के डीएनए का मिलान किया जाएगा। उसके लैपटॉप, मोबाइल और फ्रिज की भी फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। आरोपी ने बताया कि उसने श्रद्धा के सिर को पॉलीथीन में रैप करके फ्रिज में रखा था और वो हर रोज सिर को देखता था, इसीलिए उसने सिर को सबसे बाद में फेंका। फॉरेंसिक टीम को आरोपी के घर से किचन में खून के धब्बे मिले हैं। पुलिस के मुताबिक आफ्ताब और श्रद्धा ब्रेकअप करने का प्लान कर चुके थे। एक बार ब्रेकअप कर भी लिया था, लेकिन 18 मई की शाम उनका झगड़ा हुआ और उसी दिन शाम को 8 से 10 बजे के बीच उसका गला दबाकर कत्ल कर दिया। आफ्ताब के फ्लैट में श्रद्धा का बैग मिला है, उसमें श्रद्धा का कुछ सामान है। अब आरोपी को गुरुवार को कोर्ट में 5 दिन की पुलिस रिमांड के बाद पेश किया जाएगा, जहां से पुलिस उसकी और रिमांड की मांग करेगी। नई दिल्ली से कैमरामैन सुशील राठी के साथ मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। तो दिल्ली जाने से पहले ये दोनों वसई के एक फ्लैट में रहते थे। हालांकि वहां पर दोनों के परिवार भी रहते थे। सुनील सिंह की रिपोर्ट। दिल दहला देने वाले जिस कत्ल की जांच अब दिल्ली पुलिस कर रही है, उसकी कहानी शुरू हुई थी वसई से। वसई में रहने वाली श्रद्धा के पिता की शिकायत पर माणिकपुर पुलिस ने आफ्ताब को जब बुलाकर पूछताछ की तो उसके बयानों पर पुलिस को भरोसा नहीं हुआ और फिर शक पुख्ता होने पर आफ्ताब को दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया। इसी दौरान आफ्ताब का मोबाइल, श्रद्धा का मोबाइल, उनका टेक्निकल एनालिसिस किया था और वो आफ्ताब को भी हमने बुलाया था, उससे पूछताछ किया था। कम से कम वो अक्टूबर 2019 से दोनों साथ में रहते थे लिव रिलेशन पे, और काफ़ी टाइम उनमें से थोड़ा छोटा मोटा वजह से झगड़ा भी हुआ तो भी वो लक्ष्मण को बता दी वो लड़की, और उसका स्टेटमेंट, लक्ष्मण स्टेटमेंट और वो आफ्ताब का स्टेटमेंट और उसका कंडक्ट, उस हमें थोड़ा सा डाउट हुआ था कि जो लड़की 2.5 साल जो साथ में रहती थी, अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो मई महीने से नवंबर तक या अक्टूबर तक जब तक मिसिंग था तब तक उसका कॉन्टैक्ट, टोटली कॉन्टैक्ट बंद हुआ था। उस हमें थोड़ा डाउट आया था कि वह जो लड़की झगड़ा होने के बाद भी उसके साथ रहती थी, तो जो अचानक मई महीने उसका मोबाइल, फेसबुक, जो भी समाज माध्यम से पूरा बंद हुआ, और कहीं ना कहीं हमें डाउट आया कि वह ये कुछ ना कुछ उसमें हो सकता है। दिल्ली जाने के पहले आफ्ताब और श्रद्धा वसई के रीगल अपार्टमेंट में एक फ्लैट किराए पर लेकर रहे थे। सोसाइटी के सेक्रेटरी दिलीप सावंत ने बताया कि दोनों ने बाकायदा रेंट एग्रीमेंट करवाया था और पति पत्नी के तौर पर रहते थे। वहीं दोनों जिस फ्लैट में रहते थे उसकी मालकिन ने बताया कि दोनों में अक्सर झगड़ा हुआ करता था। जैसे एग्रीमेंट आया था यहाँ पे सोसाइटी की तरफ से, तो पति पत्नी की हिसाब से, मतलब वो जो एग्रीमेंट बना था, तो और वो एग्रीमेंट पे नाम देखो, चारों जन का फोटो था, उसका मम्मी का, लड़के का मम्मी का फोटो था, वो लड़के का पापा का फोटो था, विटनेस थे, सब कुछ था, तो प्रॉपरली पुलिस वेरिफिकेशन का ये था, सब कुछ था, तो हिसाब से सोसाइटी ने अलाउड किया था। वो लोग आपस में झगड़ा करते थे, आपस में ये करते थे और आजू बाजू लोग को कोई परेशानी नहीं थी, और जो भी झगड़ा करता था वो लोग फिर पता नहीं, कभी झगड़े में दिखते थे, कभी प्यार में दिखते थे, लेकिन ये लोग 2 साल के अंदर ही चले गए। नफरत के इस दौर में आफ्ताब और श्रद्धा की कहानी समाज के लिए एक आदर्श बन सकती थी, लेकिन उसका अंत इतना क्रूर होगा किसी ने सोचा भी नहीं होगा।
वसई से कैमरामैन धनेश के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना ने अपना बुनियादी ढांचा मजबूत करने के काम में काफी तेजी दिखाई है। सेना के जवानों के लिए न केवल 22,000 मॉड्यूलर शेल्टर बनाए गए हैं, बल्कि नई सड़कों और टनल का जाल बिछा दिया गया है। मकसद चीन की बढ़ती आक्रामकता को नियंत्रण में रखना है। यह अत्याधुनिक और पूरी तरह से कॉम्पैक्ट मॉड्यूलर शेल्टर हैं, जो पूर्वी लद्दाख में जवानों के रहने के लिए बनाया गया है। जून 2020 में गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ खूनी झड़प के बाद सेना ने ऐसे 22,000 शेल्टर बनाए हैं। यहां पानी, बिजली समेत तमाम सुविधाएं हैं। जरूरत पड़ने पर 2 से 3 दिनों के भीतर इसे रीलोकेट भी किया जा सकता है। इसके अलावा पेंगोंग त्सो लेक में तेजी से पेट्रोलिंग करने के लिए नए लैंडिंग क्राफ्ट शामिल किए गए हैं, जिनमें एक साथ 35 सैनिक ले जाए जा सकते हैं। In the realm of mechanized forces, we are looking at a future infantry combat vehicle, a future ready armored vehicle, and the likes, see-through armament, and number of those things. For aviation, we are looking at drones, counter drones systems, as well as the light combat helicopter, light utility helicopters, and in communication, the software-defined radios, and likewise. So these are specific areas that we're looking at as far as आत्मनिर्भरता goes. सैनिक साजो सामान रखने के इंतजाम भी दुरुस्त किए गए हैं। बख्तरबंद वाहनों और गन सिस्टम को रखने के लिए 450 तकनीकी भंडार बनाए गए हैं। यहां कम तापमान में भी बानों और हथियार प्रणालियों की दक्षता पर असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा 3D प्रिंटिंग डिफेंस स्ट्रक्चर तैनात किए जा रहे हैं, जिनमें छोटी बंदूकों से लेकर T-90 टैंक तक की फायरिंग का असर नहीं पड़ेगा। ये फ्रंट लाइन के बंकरों पर किसी हमले से बचाव के लिए बेहद कारगर होंगे। इसे आसान भाषा में परमानेंट डिफेंस बंकर भी कह सकते हैं। इतना जो हमने पिछले 2 साल में टनल्स बनाई हैं, ब्रिजेस बनाए हैं, रोड बनाए हैं, इंटर वैली कनेक्टिविटी जो जोड़ी है, बहुत ही लास्ट माइल कनेक्टिविटी है, ये बहुत दिनों से नहीं हुआ था। पिछले 20 साल में कहता हूं इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पुश नहीं मिला जितना पिछले 2-2.5 साल में मिला है। रोड पर ही नहीं, ब्रिजेस ही नहीं, टनल्स भी नहीं, हमने बाकी हेलीपैड्स, एयरफील्ड्स हैं, जो ALGs हैं, एयरफील्ड्स उनको डेवलप करा है, और बहुत सारी और चीजें एम्यूनिशन डिपो बनाए हैं, अंडरग्राउंड एम्यूनिशन स्टोरेज बनाया है। तो बहुत सारी चीजें बनाई। इससे हमको ये क्षमता मिलती है, ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में अपने टेरिटरीज को डिफेंड करने की और चाइना को जवाब देने की। चीन से लगी सीमा पर फिलहाल 9 सुरंगों पर काम जारी है। ऐसी सड़कें बनाई जा रही है कि सालों भर आवाजाही हो सके। जैसे लेह से पहले DBO यानी दौलत बेग ओल्डी एयरबेस जाने में 7 दिन लगते थे, और अब मात्र 6 घंटे में वहां आसानी से पहुंचा जा सकता है। 21वीं सदी में युद्ध के मैदान और मोर्चे बदल गए हैं। भारतीय सेना को यह साफ साफ एहसास है, इसलिए जोर तकनीकी और बुनियादी क्षमता के विकास पर है। चीन के मंसूबों का जवाब देने का यह एक तरीका हो सकता है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, NDTV इंडिया। और अब खबर है मध्य प्रदेश से। 15 नवंबर को मध्य प्रदेश में बहुप्रतीक्षित पेसा एक्ट यानी पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट लागू हो गया है। जनजाति गौरव दिवस के दिन शहडोल में बड़ा आयोजन हुआ, जिसमें भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि थीं। उधर कांग्रेस ने भी आदिवासियों को जोड़े रखने के लिए राहुल गांधी की यात्रा के दौरान टाटिया भील की जन्मस्थली पर भारत जोड़ो यात्रा का एक पड़ाव रखा है, जहां राहुल आदिवासियों की एक बड़ी जनसभा को संबोधित भी करेंगे। जनसभा में निमाड़ के 3 आदिवासी बहुल विधानसभा सीटों से 50,000 लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। इन तमाम भाव भंगिमाओं को लेकर बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर आदिवासियों की उपेक्षा के आरोप लगा रहे हैं।
और देश की बात में आपको आगे ले चलेंगे मैसूर। यहां पर गुंबद वाले बस स्टैंड को लेकर हो रही है कैसे राजनीति। और बात अब कर्नाटक की। बेंगलुरु ऊटी हाईवे पर मैसूर के वार्ड नंबर 54 पर मैसूर पैलेस की तर्ज पर बना एक बस स्टॉप को देखकर बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा का पारा चढ़ गया है, क्योंकि इसकी छत पर 3 गुंबद हैं जो मस्जिद की मीनार की तरह दिखते हैं। प्रताप सिंह ने चेतावनी दी है कि गुरुवार तक ये गुंबद गिरा दिए जाएं, नहीं तो वो बुलडोजर से इसे तोड़वा देंगे। बेंगलुरु ऊटी हाईवे पर मैसूरू के पास वार्ड नंबर 54 पर निर्माणाधीन बस स्टॉप। अब यहां गुंबज पर कलश और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की तस्वीर लगा दी गई है, क्योंकि बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा ने चेतावनी दी है कि गुरुवार तक या तो प्रशासन गुंबज तोड़ दे, नहीं तो वो तोड़वा देंगे, क्योंकि ये मस्जिद जैसी दिखती है। मैंने अधिकारियों को ऊटी रोड बस शेल्टर पर बने गुंबद को 3-4 दिन में खाली कराने का निर्देश दिया था। मैंने उन्हें चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने इसे नहीं गिराया तो मैं जेसीबी का इस्तेमाल कर तोड़ दूंगा। समय सीमा में पहले से ही 2 दिन बीत चुके हैं और 2 दिन इंतजार करूंगा। इन दोनों तस्वीरों को ध्यान से देखिए। एक मैसूरू राजमहल यानी अंबा विलास पैलेस की है और दूसरी निर्माणाधीन बस स्टॉप की। दोनों ही एक ही शैली यानी इंडो इस्लामिक शैली के हैं। स्थानीय बीजेपी विधायक रामदास के एमएलए फंड से इस स्टॉप का निर्माण हो रहा है। उन्होंने प्रेस रिलीज जारी करके कहा कि मैसूरू की विरासत को ध्यान में रखकर जिस इंडो इस्लामिक शैली पर मैसूरू का विश्व प्रसिद्ध मैसूरू पैलेस बना है, उसी शैली को अपनाते हुए नरसिम्हा राजा विधानसभा क्षेत्र में इस बस स्टॉप का निर्माण किया गया है। बीजेपी विधायक रामदास ने आगे लिखा कि सरकार चाहे तो समिति गठित कर डिजाइन की जांच करे और अगर कुछ बदलाव जरूरी होगा तो बदलाव लाए जाएंगे। ये समाज की शांति भंग करने के लिए है। वो वोटों के ध्रुवीकरण के लिए ऐसा कर रहे हैं। उन्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। 2 बार सांसद रह चुके हैं। अगर उनमें कॉमन सेंस नहीं है तो मैं क्या बताऊं। वो पूछने वाले कौन होते हैं जब सरकार ने इसे बनाने के लिए पैसा खर्च किया है। उसका पैसा सरकार का पैसा। क्या आपके पास कोई नियम है कि इसे इस तरह बनाया जाना चाहिए? सांसद प्रताप सिम्हा और विधायक रामदास दोनों के बीच ठन गई है बस स्टॉप के एक डिजाइन को लेकर। दोनों ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में बीजेपी चाहती है कि यह गतिरोध जल्द से जल्द दूर हो, लेकिन प्रदेश इकाई की तमाम कोशिशें अब तक नाकाम रही हैं। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। इसी खबर के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।